हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में, जिसके बारे में हमें बताता है सेक्शन 108। देखिए, पिछली वीडियोस में मैंने अबेटमेंट से जुड़े सारे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा दिया था, और आज हम पढ़ेंगे एक नए कंसेप्ट को जिसका नाम है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। लेकिन ये थोड़ा सा अबेटमेंट से अलग है, और वो कैसे है उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए पहले ये देख लेते हैं कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं कि ए नाम का कोई पर्सन है जो कि अबेट करता है बी को, क्या करने के लिए? सुसाइड करने के लिए। और ऐसा मान लेते हैं कि बी उसकी बातों में आके सुसाइड कमिट कर लेता है, तो ए लाइबल हो जाएगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। अब आइए एक बार सेक्शन 108 को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 108 बात करता है, इफ एनी पर्सन commits suicide, whoever abets the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 10 years and shall also be liable to fine। इसका मतलब अगर कोई पर्सन सुसाइड कमिट करता है तो जो कोई भी जिसने उसे सुसाइड करने के लिए अबेट किया होगा उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, जो कि 10 साल तक हो सकती है, और साथ ही उसे फाइन से भी लाइबल किया जाएगा। तो ये तो हम समझ गए कि सेक्शन 108 आखिर कहना क्या चाह रहा है। लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में और एक नॉर्मल अबेटमेंट में इनके कंसेप्ट्स में क्या अंतर होता है, आइए पहले वो देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मल अबेटमेंट में क्या होता था, ए अबेट करता है बी को। सपोज करते हैं ए अबेट करता है बी को सी के खिलाफ कोई ऑफेंस करने के लिए। अब अगर बी उस ऑफेंस को कमिट नहीं भी करता है, स्टिल ए गिल्टी हो जाएगा उस ऑफेंस का अबेटमेंट करने के लिए। लेकिन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। यहाँ क्या होता है, मान लेते हैं ए अबेट करता है बी को सुसाइड करने के लिए। अब अगर बी सुसाइड नहीं करता है तो ए गिल्टी नहीं होगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंस सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस एंड अबेटेड पर्सन डज नॉट commit suicide on such abatement, then the abater will not be guilty of abatement of suicide। मतलब देखिए, क्योंकि सुसाइड एक ऑफेंस नहीं है और अबेटेड पर्सन ने जब सुसाइड ही नहीं किया है उस अबेटमेंट के बावजूद, तो अबेटर को हम गिल्टी नहीं कर सकते अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। लेकिन स्टिल अबेटमेंट को आप लाइबल ठहरा सकते हो अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। और जाहिर सी बात है, अगर अबेटेड पर्सन ने सुसाइड कमिट कर लिया तो अबेटर को तो आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए लाइबल कर ही सकते हो। तो देखिए, वैसे तो सेक्शन 108 ऐसा कहीं भी एक्सप्रेसली मेंशन नहीं करता कि जो सुसाइड है वो उसी अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप होना चाहिए, मतलब उसी अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो एक वर्ड यूज हुआ है, सच सुसाइड, जो कि ये क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि एक लिंक होना चाहिए एक्ट ऑफ अबेटमेंट में और कमीशन ऑफ सुसाइड में। तो इसका मतलब जो प्रोसिक्यूशन है, जो कि केस को प्रूव करने वाली पार्टी होती है, के ऊपर बर्डन आ जाएगा। मतलब जब प्रोसिक्यूशन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का ऑफेंस प्रूव करना चाहेगा तो उसे ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा कि सुसाइड कमिट हुआ है, लेकिन ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि जो सुसाइड है वो कमिट हुआ है उस पर्टिकुलर अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में। यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ कॉजेलिटी लिंक है वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का। मतलब ऐसा देखा जाएगा कि अबेटर का जो कंडक्ट है या वो ऐसा है कि वो एक रीजनेबल पर्सन को भी सुसाइड कमिट करने के लिए ड्राइव कर दे। तो आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। मान लेते हैं ए बी को अबेट करता है सुसाइड को कमिट करने के लिए और बी सुसाइड को कमिट कर लेता है। तो यहाँ पे ए की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की। ठीक है, ये तो सिंपल है। दूसरा एग्जांपल है, ए बी को अबेट करता है सुसाइड करने के लिए और बी सुसाइड को कमिट नहीं करता। तो यहाँ पे ए की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मतलब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड तो नहीं हुआ है क्योंकि बी ने सुसाइड ही नहीं कमिट किया, लेकिन कम से कम ए ने उस चीज का अटेम्प्ट तो किया है, तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी और उसका चार्ज ऐसे बनेगा सेक्शन 62 रीड विद सेक्शन 108 BNS। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं ए बी को अबेट करता है सुसाइड कमिट करने के लिए और बी उस टाइम तो सुसाइड कमिट नहीं करता, लेकिन कुछ महीनों बाद जाकर कभी बी सुसाइड कमिट कर लेता है। तो यहाँ पे ए की लाइबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, यहाँ पे सुसाइड तो हुआ है लेकिन स्टिल ए को लाइबल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने जो अबेटमेंट किया था उसकी वजह से थोड़ी सुसाइड हो रहा है। ए जब अबेटमेंट करता है तब तो बी सुसाइड कर ही नहीं रहा, बी तो कई महीनों बाद जाकर सुसाइड कमिट करता है। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ए ने जो अबेटमेंट किया है उसके कॉन्सिक्वेंस में बी ने सुसाइड नहीं किया है। तो ए की लाइबिलिटी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की होगी, जिसको हम ऐसे पढ़ेंगे सेक्शन 62 रीड विद सेक्शन 108। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अबेटमेंट और सुसाइड के बीच में कॉजेलिटी लिंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
अब इस कॉजैलिटी लिंक को आइए कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं कि ए नाम का एक स्टूडेंट जो कि सीनियर है वो रैगिंग करता है एक बी नाम के फ्रेशर की, और बी इस बुलिंग से और इस रैगिंग से परेशान होकर सुसाइड कमिट कर लेता है। तो यहाँ पे ए की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? ए की लाइबिलिटी हो जाएगी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, क्योंकि साफ साफ है कि ए के अबेटमेंट करने पर उसी के कॉन्सिक्वेंस में बी ने सुसाइड कमिट किया है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं एक हस्बैंड और वाइफ है, और वाइफ की कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज है, और इस बात को जानते हुए भी हस्बैंड वाइफ को टॉर्चर करता है, और फिर वाइफ सुसाइड कमिट कर लेती है। तो यहाँ पर भी हस्बैंड को लाइबल करवा दिया जाएगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक फादर है जो कि अपने सन को, अपने बेटे को डांटते हैं एग्जाम में फेल होने के लिए, और सन सुसाइड कमिट कर लेता है। तो फादर की क्या लाइबिलिटी होगी? तो देखिए यहाँ पे सुसाइड भी हो रहा है, और शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि फादर की डांटने पे, यानी एक तरीके से फादर के अवॉइड करने पे सन ने सुसाइड किया होगा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद कॉजैलिटी लिंक्स एस्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि कॉजैलिटी लिंक को एस्टेब्लिश करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखेंगे एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन का। मतलब अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस में एक रीजनेबल पर्सन, एक रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन सुसाइड कमिट करता या फिर नहीं करता। और ये एक आम सी बात है कि पिता के डांटने पे रीजनेबल पर्सन सुसाइड कमिट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो फादर की लाइबिलिटी है वो कुछ भी नहीं होगी, कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। आइए अब हम एक केस लॉ को पढ़ लेते हैं जिसका नाम है निताई दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या होता है? मान लेते हैं एक ए नाम का पर्सन है जो कि ऑफिस में काम करता है। अब ऑफिस में बी और सी ये दोनों ए को टॉर्चर करते हैं, और उस टॉर्चर से परेशान होकर ए अपने आप को ट्रांसफर करवा लेता है किसी और ऑफिस में। अब ए का ट्रांसफर तो हो चुका होता है, और ए अपने करंट ऑफिस को छोड़ देता है, लेकिन न्यू ऑफिस को ज्वाइन नहीं करता है। और 2 साल बाद में ए सुसाइड कमिट कर लेता है, और अपने सुसाइड नोट में वो क्या रीजन लिखता है कि बी और सी मुझे टॉर्चर किया करते थे। लेकिन इस केस में बी और सी इन दोनों को सेक्शन 108 के लिए लायबल नहीं ठहराया गया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रीजन दिया था कि देयर इज नो प्रॉक्सिमिटी बिटवीन सुसाइड एंड टॉर्चर, क्योंकि कॉजैलिटी लिंक स्थापित ही नहीं हो रहा है, कॉजैलिटी लिंक एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जब बी और सी ए को टॉर्चर कर रहे हैं तो उसी टॉर्चर के, उसी अबैटमेंट के कंटिन्यूंस में, उसी के कॉन्सिक्वेंस में ए सुसाइड नहीं कर रहा है, बल्कि ए 2 साल बाद जाकर सुसाइड करता है। तो टॉर्चर में यानी अबैटमेंट में और सुसाइड में कोई कॉजैलिटी लिंक नहीं दिख रहा है, कोई किसी तरीके की प्रॉक्सिमिटी नहीं दिख रही है। आइए अब हम एक दूसरा केस लॉ पढ़ लेते हैं जिसका नाम है राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं, और हस्बैंड सुसाइड कमिट कर लेता है, और अपने सुसाइड नोट में वो ऐसा लिख के जाता है कि उसके ऊपर फॉल्स डाउरी के एलिगेशंस लगाए गए थे। और जब इस बात को पंचायत में डिस्कस किया गया था तो उस हस्बैंड के ब्रदर इन लॉ ने पूरी पंचायत के सामने उसे थप्पड़ मारा था। ये पूरी बात उसने अपने सुसाइड नोट में लिखी थी। और इस इंसिडेंट के, यानी सबके सामने थप्पड़ मारने वाले इंसिडेंट के 6 महीने बाद वो हस्बैंड जो है वो सुसाइड कर लेता है। और इस केस में भी जो ब्रदर इन लॉ है उसे सेक्शन 108 में लायबल नहीं ठहराया गया था, क्योंकि कोई प्रॉक्सिमिटी ही नहीं है। मतलब किसी को आज किसी ने थप्पड़ मारा है और वो व्यक्ति 6 महीने बाद जाकर सुसाइड कर लेता है, तो उस इंसिडेंट में और सुसाइड के कमीशन में किसी तरीके का कोई कॉजैलिटी लिंक एस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है। आइए अब एक दूसरे कंसेप्ट को समझते हैं जो कि इसी कंसेप्ट से कनेक्टेड है। अब देखिए, अब तक आपने क्या देखा कि अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अबेट करता है सुसाइड कमिट करने के लिए, मान लेते हैं ए अबेट करता है बी को सुसाइड कमिट करने के लिए, और बी अगर सुसाइड कमिट कर लेता है तो ए गिल्टी होगा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। ठीक है, अब अगर ए का ट्रायल चलता है सेक्शन 108 के अंडर, तो जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस लेके आएगा कि ए गिल्टी है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, और जो डिफेंस है वो एविडेंस लेके आएगा और कोशिश करेगा कि इन चार्जेस को डिस्प्रूव कर सके। लेकिन अगर ये चार्ज किसी हस्बैंड पे या फिर हस्बैंड के किसी रिलेटिव पे लगा है, उस हस्बैंड की वाइफ के खिलाफ, यानी कि हस्बैंड या फिर उस हस्बैंड का रिलेटिव चार्ज्ड है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए अगेंस्ट उस हस्बैंड की वाइफ के, यानी कि किसी हस्बैंड पे या उस हस्बैंड के किसी रिलेटिव पे ये चार्ज लगा है कि उन्होंने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया है, इसके खिलाफ, वाइफ के खिलाफ। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि फ्रैंकली हमारा नया वाला एविडेंस लॉ, तो उसके सेक्शन 117 के अकॉर्डिंग कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम कर सकता है, द कोर्ट में प्रिज्यूम, कि हस्बैंड या फिर हस्बैंड का रिलेटिव उन्होंने अबेट किया है उस वाइफ के सुसाइड को। यानी कि कोर्ट ऐसा मान सकती है कि हस्बैंड या फिर उस हस्बैंड के रिलेटिव ने वाइफ को सुसाइड कमिट करने के लिए अबेट किया है। लेकिन ये एक रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, यानी कि डिफेंस एविडेंस देके इस प्रिजम्पशन को सेट असाइड कर सकता है।
आइए अब हम सेक्शन 117 को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए बीएसए का सेक्शन 117 बात करता है एक रिबेटेबल प्रेजम्पशन की, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड से रिलेटेड। अब रिबेटेबल प्रेजम्पशन क्या होती है? जिसे हटाया जा सकता है, जिसे आप सबूत देके, साक्ष्य देके यानी एविडेंस को देके हटा सकते हो। और ये कब लगता है? देखिए बीएसए का सेक्शन 117 कहता है कि अगर कोई वाइफ सुसाइड कमिट कर लेती है और वो भी अपनी मैरिज के 7 साल के अंदर अंदर, और उसकी डेथ होने से पहले उसके साथ क्रुएलिटी की गई थी हस्बैंड के द्वारा या फिर उस हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, तो कोर्ट यहाँ पे ऐसा मान सकता है। देखिए यहाँ पे मे प्रिज्यूम है, यानी कोर्ट चाहे तो मान भी सकता है, इस प्रिजम्पशन को रख सकता है, या फिर नहीं भी रख सकता, क्योंकि यहाँ पे शैल प्रिज्यूम की टर्म का यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मे प्रिज्यूम। तो यहाँ पे कोर्ट ऐसा मान सकता है कि हस्बैंड या फिर उस हस्बैंड के रिलेटिव गिल्टी हैं अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए। तो इसका मतलब अगर कोर्ट सेक्शन 117 बीएसए की प्रिजम्पशन को रेज करती है तो कोर्ट ऐसा मान लेगी कि अबैटमेंट ऑफ सुसाइड सच में हुआ है उस हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स के द्वारा। और ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इस प्रिजम्पशन को साइड हटाने का यानी रिबट करने का, वो लाई करेगा अक्यूज्ड के ऊपर यानी कि डिफेंस के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोर्ट ऐसी कोई प्रिजम्पशन को रेज नहीं करती है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इस अबैटमेंट ऑफ सुसाइड को प्रूफ करने का, वो लाई करेगा प्रोसिक्यूशन के ऊपर, जैसे नॉर्मली होता है। और सेक्शन 117 बीएसए का जो प्रिजम्पशन है वो सिर्फ तभी रेज किया जा सकता है जब वुमेन ने अपनी मैरिज के 7 साल के अंदर अंदर सुसाइड कमिट किया हो, और साथ ही उसकी डेथ से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, उसके साथ क्रुएलिटी हुई थी उस हस्बैंड के द्वारा या फिर हस्बैंड के किसी रिलेटिव के द्वारा। अब इसी से हमें एक हिंट मिलता है कि आखिर क्रुएलिटी क्या होती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रुएलिटी को, उसकी पनिशमेंट को और डाउरी डेथ को। और इसी के साथ आपने अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।